Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक प्रताप, सहायक प्राध्यापक विधि विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। मेरे पाठ्यक्रम का शीर्षक है भागीदारी अधिनियम 1932। इस पाठ्यक्रम के शीर्षक के अंतर्गत आज प्रथम व्याख्यान के रूप में आज के व्याख्यान का शीर्षक है भागीदारी की परिभाषा। आज के शीर्षक और आज के व्याख्यान के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उसमें हम देखेंगे कि कोई भागीदारी क्या होती है, भागीदार किसे कहते हैं, फर्म क्या होता है और फर्म का नाम किसको कहते हैं। भागीदारी की परिभाषा के साथ ही साथ भागीदारी के आवश्यक तत्वों का विश्लेषण करेंगे तथा भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत वो कौन से आवश्यक तत्व हैं जो किसी व्यक्ति को भागीदार बनाते हैं और एक भागीदारी फर्म स्थापित होने के बाद किस प्रकार विधिक रूप से कार्य करती है। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम इसकी चर्चा करेंगे। यदि हम भागीदारी अधिनियम 1932 को देखें तो हमें यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि 1932 में जो भारतीय भागीदारी अधिनियम आया, ये वास्तव में भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का ही एक भाग था। सन 1932 में भागीदारी संबंधित अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए भारतीय संविदा अधिनियम 1872 से भागीदारी अधिनियम के कुछ बिंदुओं को संविदा अधिनियम से हटा लिया गया और एक नए अधिनियम के रूप में इसे अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम आज पूरे देश में लागू है। यह 1 अक्टूबर 1932 से सभी धाराओं के साथ आज लागू हो चुका है, परंतु यह ध्यान रखने योग्य है कि जब यह अधिनियम लागू किया गया था तो धारा 69 को 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया था। धारा 69 को 1 वर्ष से स्थगित करने के लिए कोई विशेष कारण तो नहीं था, बट एकमात्र कारण यह कि चूंकि 1932 के अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया को रखा गया था और भागीदारी अधिनियम 1932 में भागीदार क्या होते हैं, भागीदार की परिभाषा क्या है और भागीदार किसको कहते हैं, इन सबको ध्यान में रखने के लिए हमें यह बात महत्वपूर्ण रूप से जान लेनी होगी कि जब भागीदारी अधिनियम आया तो धारा 69 को 1 वर्ष के लिए स्थगित रख दिया गया। 1 वर्ष तक स्थगित रखने का जो विशेष कारण था कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को एक मूर्त रूप दिया गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कहीं भी किसी भी रूप में आवश्यक नहीं बनाया गया था। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि यदि कोई फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो उसके दुष्परिणाम होंगे। धारा 69 में उन्हीं प्रभावों की चर्चा की गई है। तो यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि वह किसी फर्म जिसका वह भागीदार है, इन दुष्प्रभावों के कारण उसका नुकसान हो सकता है, तो 1 साल के अंतर्गत दिए गए मियाद की अवधि में उस फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया ले। इसीलिए धारा 69 को 1 साल के लिए स्थगित रखा गया। ध्यान देने योग्य बात है कि जब 1872 में इससे संबंधित सभी प्रावधान पहले से ही मौजूद थे, तो क्या कारण था कि हमने 1872 के बाद 1932 में एक नए अधिनियम की चर्चा की। विशेष रूप से जब व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी, खासकर जब औद्योगिकीकरण बढ़ा और भारत में लेन देन और क्रय विक्रय से संबंधित विभिन्न क्रियाकलाप होने लगे, कोई भी जो विधिक प्रावधान को लिए लागू होते थे उनमें से ऐसे कोई प्रावधान जो संविदा अधिनियम में दिए गए हैं, उनके अलावा यदि कोई क्रय विक्रय या संबंधित भागीदारी से संबंधित अगर कोई विशेष चर्चा या बातें होंगी तो उसके लिए जो ब्रिटिश आंग्ल जो न्यायिक निर्णय थे हम उन पर चर्चा करते हैं। यानी कि जिन मामलों में अधिनियम कहीं भी विशेष रूप से कोई प्रावधान नहीं करता था, उन मामलों में हम न्यायिक निर्णयों की ओर जाते थे। और धीरे धीरे असर यह होने लगा कि एक तरह से संविदा अधिनियम में दिए गए भागीदारी अधिनियम के प्रावधान सुसुप्त पड़ने लगे और हमने नए तरीके से आंग्ल विधि में दिए गए निर्णयों के आधार पर कार्य करना शुरू किया। इसलिए अब यह आवश्यक हो गया था कि हम इस नए अधिनियम की चर्चा करें और एक नए विषय के साथ इन अधिनियमों में या तो व्यापक फेरबदल किया जाए या नया अधिनियम लाया जाए। इसलिए उस समय के हालिया निर्णयों को ध्यान में रखते हुए
जो भारतीय संविदा अधिनियम में दिए गए धारा 239 से 266 तक के प्रावधान हैं उनको रिपील करके नए अधिनियम भागीदारी अधिनियम को 1 जुलाई 1930 को लागू किया गया। यद्यपि भारतीय भागीदारी अधिनियम मुख्य रूप से आंग्ल विधि पर आधारित है, परंतु यह कहना कि जैसी आंग्ल विधि की भागीदारी अधिनियम है वैसा ही भारतीय भागीदारी अधिनियम यह उचित नहीं होगा, क्योंकि बहुत मामलों में समानताएं रखने के बावजूद भी भारतीय भागीदारी अधिनियम जो आंग्ल भागीदारी अधिनियम है इनसे अलग है। खासकर जहां पर हम एक व्यक्तित्व की बात करते हैं कि विधि को व्यक्तित्व प्रदान किया जाना चाहिए, दूसरा किसी अवयस्क को क्या भागीदार बनाया जाना चाहिए या क्या कोई भागीदारी में कोई भागीदार के रूप में अवयस्क शामिल हो सकता है। इन सब बातों के संबंध में यदि हम देखें तो भारतीय विधि आंग्ल विधिक अधिनियम से थोड़ी भिन्न है। इसी तरह भारतीय जो अधिनियम है उसके अंतर्गत जो पंजीयन की प्रक्रिया ये ऐच्छिक है, जबकि अंग्रेजी विधि में शासी का उपबंध इसके लिए किया गया है। यानी अधिनियम का क्षेत्र भारतीय भागीदारी अधिनियम से संबंधित व्यवहार को पूर्ण संहिता नहीं माना जा सकता है। पूर्ण संहिता इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि जब हम भारतीय भागीदारी अधिनियम की उद्देशिका को देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि यह नया अधिनियम भागीदारी की परिभाषा इनको परिभाषित करने, संशोधन करने और समामेलित करने के लिए लाया गया है। और विशेष रूप से 2 धाराएं इसमें महत्वपूर्ण हैं, जहां हम धारा 3 में देखते हैं कि यह व्यक्त किया गया है कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के वे प्रावधान जो भारतीय भागीदारी अधिनियम से असंगत नहीं है वे उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वो भारतीय संविदा अधिनियम द्वारा बताए गए हैं। दूसरी तरफ धारा 74 यदि हम देखें तो धारा 74 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसी विधियां जो नियमों से असंगत नहीं हैं वो भी इसमें लागू रहेंगी। इसलिए यह धारा 3 और धारा 74 को एक साथ पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी रूप में यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय भागीदारी अधिनियम एक संपूर्ण विधि है, बल्कि अन्य विधियां भी इस पर प्रभावित होती रहती हैं। अब भागीदारी अधिनियम 1932 में हम भागीदारी अधिनियम की चर्चा तो कर रहे हैं और भागीदार के आवश्यक तत्व, भागीदार की परिभाषा, भागीदार के कार्य, फर्म की परिभाषा, इन सभी की चर्चा करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य जो आवश्यक हो जाता है कि हमें भागीदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी। भागीदारी की आवश्यकता के पहले क्या किसी प्रकार के कार्य नहीं या व्यापार नहीं हुआ करते थे या व्यापारिक समव्यवहार नहीं होते थे? ऐसा नहीं है। जब भी हम व्यापार के इतिहास को देखें तो हम स्पष्ट रूप से देखेंगे कि यदि हम नीचे से ऊपर की ओर या आगे से पीछे की ओर बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जो भी व्यापार करने का एक सामान्य तरीका होता है वह है एकल दुकानदारी या सोल दुकानदारी। यानी कि पहले भी व्यापार होते थे, लेकिन भागीदारी के आने के पहले के जो व्यापार थे उनको यदि हम एकल व्यापार के रूप में समझें तो एक व्यक्ति एकाकी रूप से भी व्यापार भागीदारी की आवश्यकता हमें तब पड़ी जब हमने देखा कि एकल व्यापार से या एकल समव्यवहार से हमारे पास जो आवश्यकता के अनुरूप व्यापार और व्यापारिक तरीके जिस प्रकार हमें व्यापार करना है वो हमारे लिए पूर्ण रूप से फलदायी नहीं होते हैं। क्योंकि किसी भी रूप में निश्चित रूप से एकल व्यापार एक व्यापारिक तरीका है, व्यापार के समव्यवहार भी सामान्य थे और व्यापार के लिए एक अच्छा तरीका एक व्यक्ति द्वारा अपनाया जाने वाला तरीका था। लेकिन इसमें कुछ कमियां या कुछ दोष थे जिसके कारण हम व्यापार करने के तरीकों में भागीदारी की तरफ बढ़े। जैसे एकल व्यापार ऐसे तो कोई बुरा नहीं है, इसमें बहुत सारे लाभ होते हैं, लेकिन यह ध्यान रखने योग्य है कि यह मात्र छोटे व्यापार के लिए सुलभ है। यानी कि जब हम बहुत छोटे स्तर पर व्यापार करते हैं तब तो यह सुविधाजनक होता है, क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा कितनी पूंजी लगाई जाए, कितना पूंजी लगाया जा सकता है, ये निश्चित रूप से उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन किसी भी हालत में जो भी पूंजी लगाई जाएगी एक व्यक्ति द्वारा वो सामान्य रूप से आवश्यकता से कम पूंजी होगी। यानी छोटे व्यापार, पूंजी की कमी और एकल व्यापार में पूंजीगत कमियों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण कमी आवश्यकता के अनुरूप सप्लाई या आपूर्ति का ना होना। क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा एकल व्यापार चलाने में कम पूंजी और लागत की वजह से जो माल का उत्पादन है वह उस श्रेणी या उस उक्तता का नहीं होता है जितनी हमारी आवश्यकता होती है। इसलिए समाज में या समुदाय में जो भी आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एकल व्यवहार या एकल समव्यवहार या व्यापार के तरीके उतने फलदायी नहीं होते हैं। जब हम भागीदारी की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि व्यापार के तरीकों में यदि सबसे बड़ा लाभ अगर कुछ मिला तो ये कि साझेदारी में लाभों के बंटवारों के साथ साथ पूंजीगत निवेश में भी वृद्धि। यानी
जब एक से अधिक व्यक्ति समव्यवहार के लिए भागीदारी में व्यापार के उद्देश्य से आगे आते हैं तो उनके द्वारा निवेश करने वाली जो पूंजी होती है अलग अलग और पृथक पृथक रूप से एक साथ जब लाई जाती है तो निश्चित रूप से एकल व्यापार की तुलना में उन्हें ज़्यादा पूंजी मिलती है। यानी पूंजी के बंटवारे से जो लाभ होना है, जो श्रम लगना है, जो निवेश लगना है और जो आपूर्ति होनी है, हर दशाओं में यह एकल समव्यवहार से अत्यधिक फलदायी होती है। इसलिए किसी भी रूप में जब हम भागीदार की बात करते हैं तो भागीदारी की परिभाषा में इन तत्वों को हमें जरूर ध्यान में रखना होगा कि हम एकल व्यापार से भागीदार की तरफ जब आ रहे हैं तो हमने पूंजियों का बंटवारा किया, अच्छी पूंजी का निवेश किया, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाई और आम जन को जो आपूर्ति मिलनी चाहिए थी वह भी एकल व्यापार की तुलना में हम आगे लेकर के आए और धीरे धीरे इस प्रकार के समव्यवहार में अत्यधिक वृद्धि हुई। शायद यही कारण है कि 1872 के जो प्रावधान थे वह उतने उपयुक्त नहीं हो करते थे जितने कि समव्यवहार के किसी भी प्रकार के विवाद को निपटाने में या उससे जो ससंगत व्यवहार हैं उसको देखने में फलदायी हो। इसलिए 1932 में हमने नए अधिनियम को अपनाया। अब अगर इस अधिनियम में हम प्रथम खंड में देखें तो प्रथम खंड में परिभाषाओं का उल्लेख किया गया। विशेषकर धारा 2 में बहुत सारी ऐसी परिभाषाएं हैं जो भारतीय भागीदारी अधिनियम में बताई गई हैं और जब हम आगे के व्याख्यानों का अध्ययन करेंगे तो ये शब्द रह करके आएंगे। तो इसलिए इन सब शब्दों में से जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको एक साथ समझ लेना एक लोकप्रिय तरीका होता है किसी भी अधिनियम को पढ़ने और समझने का। तो विशेष रूप से हम जो आज पहला शब्द देखते हैं वह है फर्म का कार्य। फर्म के कार्य से तात्पर्य है कि जब सभी भागीदार या सभी भागीदारों में से कोई एक भागीदार या कोई अभिकर्ता किसी भी प्रकार का कार्य करता है या अपने कार्य का लोप करता है तो फर्म के द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय जो अधिकार होते हैं या उनसे उद्भूत होने वाले जो अधिकार होते हैं वह फर्म का कार्य कहलाता है। अर्थात फर्म के कार्य से तात्पर्य मात्र ऐसे कार्यों से है जहां फर्म का कोई भागीदार स्वयं या अन्य भागीदारों के लिए या फर्म के लिए अपने या उसके किसी अभिकर्ता द्वारा किए गए किसी कार्य या कार्य के लोप से संबंधित विधिक अधिकार को उद्भूत होने वाले अधिकारों के बारे में जो किसी अधिकार के विरुद्ध या फर्म के विरुद्ध कोई प्रवर्तनीय अधिकार देते हो उन्हें हम फर्म के कार्य के नाम से जानते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मुकुंद लाल बनाम पुरुषोत्तम सिंह के बाद में स्पष्ट किया कि ऐसे कार्यों तक ही हम फर्म के कार्य को सीमित कर सकते हैं जो किसी व्यक्ति के या व्यक्तियों के संबंध में दायित्व और अधिकार के उत्पन्न होने का बोध कराते हों। इसी प्रकार जो दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिभाषा है वह है कारोबार। हमें ध्यान रखना होगा कि हम जब भी भागीदारी फर्म की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य व्यापार को या कारोबार को चलाना और कारोबार से होने वाले लाभों को आपस में बांटना ही या इसके करार करने को ही हम भागीदारी कहते हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि कारोबार क्या होता है, कारोबार शब्द के अंतर्गत कौन आता है। तो यदि हम परिभाषा खंड में जाके देखें तो कारोबार शब्द के अंतर्गत 3 शब्दों को रखा गया है। एक है व्यापार, दूसरी है उपजीविका और तीसरी है वृत्ति। व्यापार, उपजीविका और वृत्ति सामान्य रूप से इन तीनों ही शब्दों का हम एक साथ एक समान अर्थों में प्रयोग करते हैं, लेकिन इन तीनों ही शब्दों में भिन्नताएं हैं। अगर आप व्यापार को देखें तो व्यापार का मतलब होता है किसी भी प्रकार का समव्यवहार या कोई भी कार्य जो सामान्य रूप से आपूर्ति से जुड़ा हुआ हो, उत्पादन से जुड़ा हुआ हो, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ हो या स्टोरेज से जुड़ा हुआ या इस प्रकार के किसी भी समव्यवहार से जुड़ा हुआ हो। लेकिन जब हम उपजीविका की बात करते हैं तो उपजीविका में हमारा ध्यान उन कार्यों की तरफ जाता है जिनके द्वारा हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करने के लिए या अपनी उपजीविका को चलाने के लिए कोई कार्य करते हैं। अर्थात जब हमारा व्यापार करने का उद्देश्य अपनी जीविका को चलाना, जहाँ पर अपनी जीविका को चलाना महत्वपूर्ण तथ्य है, ऐसे किसी समव्यवहार को करने के लिए हम कारोबार करते हैं तो वह भी एक प्रकार का व्यापार है और वह कारोबार की परिभाषा में आता है। और तीसरा शब्द वृत्ति है। वृत्ति का भी अर्थ एक प्रकार का आजीविका चलाना ही है और यह भी एक प्रकार का व्यापार है। लेकिन जब हम आजीविका को चलाने के लिए कोई ऐसा कारोबार या व्यापारिक माध्यम अपनाते हैं या ऐसे कार्यों को करते हैं या समव्यवहार को करते हैं जिसमें हमें किसी युक्ति की आवश्यकता होती है,
जब हम किसी युक्ति विशेष या दक्षता के कारण ही कोई कार्य कर पाते हैं, तो ऐसे व्यापार को भी, यद्यपि वह भी हमारी आजीविका का साधन है, लेकिन उन कार्यों को करने के लिए सभी व्यक्ति पात्र या सक्षम नहीं है। उदाहरण के तौर पर एक डॉक्टर के द्वारा किया जाने वाला चिकित्सीय कार्य जो किसी हॉस्पिटल या मेडिकल के क्षेत्र में करता है, वह अपनी आजीविका चलाने के लिए ही करता है, वह भी एक प्रकार का कारोबार है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति इस कारोबार को नहीं कर सकता, क्योंकि चिकित्सकीय क्षेत्र में कार्य करने के लिए डॉक्टर या चिकित्सक की युक्ति या वृत्ति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अंतर को समझते हुए हमें अंत में यही ध्यान रखना है कि कोई भी प्रकार का व्यवहार, समव्यवहार या क्रय विक्रय, आपूर्ति, स्टोरेज से जुड़ा हुआ कार्य जो कारोबार की श्रेणी में आता है, उसके लिए भागीदारी की स्थापना की जा सकती है। हम जब व्याख्यान से तृतीय और चतुर्थ व्याख्यान की तरफ जाएंगे तो एक महत्वपूर्ण शब्द पर चर्चा करेंगे कि भागीदारों का आपस में क्या संबंध होता है और किसी भागीदार का तृतीय पक्षकार या पर व्यक्ति से क्या संबंध होता है। तो पर व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत समझाया गया है कि जब किसी फर्म के जो भागीदार होते हैं उसके संबंध में ऐसा व्यक्ति जो किसी फर्म का स्वयं भागीदार नहीं है, वह पर व्यक्ति, अर्थात जो फर्म के भागीदार हैं वो साझेदार हो सकते हैं, लेकिन उनके संबंध में अगर कोई समव्यवहार ऐसे व्यक्ति के द्वारा या ऐसे व्यक्ति के लिए किया जा रहा है जो कि फर्म का स्वयं भागीदार नहीं है, तो हम उसको पर व्यक्ति के रूप में जानेंगे। और साथ ही साथ उन मदों का जो इस अधिनियम में प्रयोग किए गए हैं और जो परिभाषित नहीं किए गए हैं, हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया कि यह संपूर्ण अधिनियम नहीं है। धारा 3 को हम ध्यान में रखेंगे भारतीय संविदा अधिनियम में, और यह बात महत्वपूर्ण है कि जहां भी जो भी परिभाषा इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं है और असंगत नहीं प्रतीत होती हैं, तो हम भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 3 के अनुसार उस अधिनियम में प्रयोग किए गए शब्दों या बताई गई परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए इसका निर्वचन करेंगे। अब हम आते हैं भागीदारी की परिभाषा की तरफ। भागीदारी की परिभाषा को ध्यान से देखने पर स्पष्ट होता है कि भागीदारी की परिभाषा में भागीदारी फर्म, भागीदार और फर्म के नाम को एक साथ परिभाषित करने की क्रिया की गई है। यानी भागीदार की परिभाषा को यदि हम धारा 4 के अंतर्गत देखें तो हम पाएंगे भागीदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने ऐसे किसी कारोबार में लाभों के अंशों को बांटने का करार कर लिया है, या उन सबके द्वारा जिनके द्वारा कारोबार चलाया जाता है, या उनमें से किसी एक के द्वारा जो सबके लिए कारोबार चलाते हैं। और वे व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे से ऐसी संविदा या साझेदारी की है वो आपस में साझेदार कहलाते हैं और सामूहिक रूप से ये फर्म कहलाते हैं। और जिस नाम से या फर्म या कारोबार चलाया जाना है उसे हम फर्म के नाम से जानते हैं। इस प्रकार भागीदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का ऐसा संबंध है जो किसी कारोबार को या व्यापार को करने के लिए आशयित हैं, और उनका सबसे बड़ा आशय कि उस कारोबार या व्यापार से होने वाले लाभों को आपस में बांट लेना है। और जब इस लाभों के बंटवारे के आशय के साथ वो व्यक्ति व्यापार करते हैं, तो चाहे सभी एक साथ मिलकर व्यापार करें या उनमें से कोई एक सभी के लिए आपस में व्यापार करे, इस उद्देश्य से कि जो भी लाभ होगा उसे आपस में बंटवारा करेंगे, तो इसे विधि के अंतर्गत भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत हम भागीदारी के अंतर्गत रखेंगे। और यही भागीदारी की परिभाषा। भागीदारी की परिभाषा ये जो नए अधिनियम में आई, क्या 1872 में जो अधिनियम के अंतर्गत संविदा अधिनियम में परिभाषा दी गई थी, वह परिभाषा, उसमें कोई कमी, गुण या दोष थे जिस कारण उस परिभाषा को हटाया गया? इस तथ्य को समझने के लिए आवश्यक है कि हम पुरानी परिभाषा अर्थात भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 239 के अंतर्गत दी गई परिभाषाओं को एक बार समझने की कोशिश करें। इस खंड के अंतर्गत हम देखेंगे कि पुरानी परिभाषा के अनुसार भागीदारी ऐसे लोगों का संबंध है जो अपनी संपत्ति, श्रम या युक्ति को संयोजित करने में सहमत हुए और उसके लाभों को पाने के लिए करार किए। लेकिन इस परिभाषा के संबंध में जस्टिस जयसाल ने पुले बनाम ड्राइवर के बाद में इसकी आलोचना की और आलोचना करते हुए कहा कि इस परिभाषा में एक शब्द जो प्रयोग हुआ है कि संपत्ति, श्रम या युक्ति का संयोजन, या संयोजन शब्द या कॉम्बिनेशन शब्द उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस शब्द का ही प्रयोग करना एकमात्र सत्य नहीं है। इसके अंतर्गत
किसी व्यापार की या किसी व्यक्ति की साख भी शामिल हो सकती है, यानी गुडविल। तो गुडविल को जब तक हम शामिल नहीं करेंगे तब तक हम संपत्ति के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों को सम्मिलित नहीं कर पाएंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण कमी जस्टिस जयसाल इंगित करते हैं वह यह बताते हैं कि भागीदार चूंकि व्यक्तियों के बीच का आपस में संबंध है, तो इनके बीच एक प्रकार का अभिकरण या एजेंसी की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन इस परिभाषा में कहीं भी एजेंसी या अभिकरण को महत्ता नहीं दी गई है और ना ही यह बताया गया है कि यह एक बार यह संबंध स्थापित हो जाने के बाद भागीदारी के बीच में यह भागीदारी कब और कहां से आरंभ हुई मानी जाएगी। अर्थात धारा 239 में दी गई परिभाषाओं की कमियों को उद्धृत करते हुए और इन निर्णयों पर ध्यान में रखते हुए जब भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 को लाया गया तो धारा 4 के अंतर्गत परिभाषा खंड में जो भागीदारी की परिभाषाएं रखी गईं, उस परिभाषा में धारा 239 की परिभाषाओं से अलग एजेंसी और बताए गए कमियों को एक साथ रख करके उसे दूर करने का प्रयास किया गया। लेकिन धारा 4 में परिभाषा खंड पर आने के पहले हम छोटी छोटी उन परिभाषाओं को देखते हैं जो किसी विद्वान द्वारा इस संबंध में बताई गई। विशेषकर किम्बाल द्वारा यह कहा गया कि साझेदारी व्यावसायिक स्वामित्व का एक ऐसा स्वरूप है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर होने वाले लाभों को आपस में बांटने के उद्देश्य से करार करने के लिए किया जाता है। इसमें कुछ विशेष प्रकार की विशेषताएं होती हैं, यानी साझेदारी व्यक्तियों के बीच का ऐसा समूह जिसमें उन्होंने पूंजी या सेवाएं लगाई हैं और उनसे होने वाले लाभों को बांटने का करार किया हो। इसी प्रकार एच.एल. हेने भी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि साझेदारी विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अनुबंध करने की ऐसी क्षमता है जिसमें वह एक प्रकार से प्रतिज्ञा लेते हैं जिसके अनुसार वह न्यायपूर्ण ढंग से अपने लाभ के लिए कोई व्यापार करेंगे। तो अब इस परिभाषा खंड से आगे बढ़ते हुए यदि हम वर्तमान अधिनियम की धारा 4 के भागीदारी के परिभाषा को देखें तो हमें कुछ आवश्यक तत्व उसमें से निकलकर दिखाई देते हैं। जैसे भागीदारी की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि भागीदारी की संबंध को स्थापित करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। जो भी 2 व्यक्ति हैं उनके बीच एक एग्रीमेंट या करार या अनुबंध होना चाहिए। उनमें कारोबार चलाने का उद्देश्य होना चाहिए और यह कारोबार या तो सभी के द्वारा चलाया जाए या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाना चाहिए और उस कारोबार से होने वाले लाभों को बांटने का उद्देश्य इनका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। अब इन तत्वों में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व हम प्रथम तत्व की चर्चा करें, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। व्यक्ति क्या है? व्यक्ति के संबंध में यदि हम विधिक परिकल्पना को देखें तो व्यक्ति का तात्पर्य मात्र नैसर्गिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो भी शामिल होते हैं। यानी साधारण रूप से प्राकृतिक व्यक्ति और कृत्रिम व्यक्ति दोनों को ही इस परिभाषा में शामिल हुआ है माना जाना चाहिए। इसीलिए जगदीश चंद्र गुप्ता बनाम कजारिया ट्रेडर्स में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम जब भी व्यक्तियों के बीच अनुबंध की बात करेंगे तो यदि वह कृत्रिम व्यक्ति हैं तो ठीक, अगर कृत्रिम व्यक्ति नहीं है तो हम उसे अनुबंध का हिस्सा नहीं मान सकते। जैसे इस वाद में एक फर्म द्वारा एक अन्य व्यक्ति के साथ करार करने के प्रश्न पर न्यायालय ने कहा, चूंकि फर्म का कोई विधिक व्यक्तित्व नहीं होता है और फर्म व्यक्ति की परिभाषा में नहीं आती, इसलिए फर्म द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से अनुबंध करके भागीदारी की संरचना नहीं की जा सकती। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य है कि फर्म व्यक्ति नहीं है क्योंकि वह कृत्रिम व्यक्तित्व धारण नहीं करती है, इसलिए इसके द्वारा कोई किसी उद्देश्य से भागीदारी की संरचना नहीं की जा सकती। लेकिन यदि किसी भागीदारी फर्म का कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ भागीदारी के करार में जाना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। यानी फर्म किसी भी प्रकार से प्राकृतिक व्यक्ति, कंपनी या परिवार से भागीदारी का अनुबंध नहीं कर सकती। और इस संबंध में कुछ वादों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण वाद है जिसमें यह कहा गया कि वफ़ या वफ़ के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं न ही यह विधिक व्यक्ति के रूप में होता है, न ही कृत्रिम व्यक्ति के रूप में होता है,
यानी वफ़ के द्वारा प्राकृतिक या कृत्रिम व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का अनुबंध साझेदारी के निर्माण के लिए नहीं किया जा सकता। और एक प्रश्न यह भी महत्वपूर्ण है कि क्या कोई व्यक्ति जो संविदा करने में सक्षम नहीं है वह क्या साझेदारी कर सकता है? दुलीचंद बनाम CIT कमिश्नर इनकम टैक्स के बाद में कहा गया कि संविदा करने के लिए सक्षमता होना और व्यक्ति होना दो महत्वपूर्ण तत्व है। संविदा करने में सक्षम होना वह द्वितीयक आवश्यक तत्व है, जहां पहला आवश्यक तत्व यह है कि पहले वह व्यक्ति की परिभाषा में आए। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति साझेदारी का निर्माण करना चाहता है तो निश्चित रूप से वह प्राकृतिक व्यक्ति या कृत्रिम व्यक्ति की परिभाषा में आना ही चाहिए, क्योंकि एक प्राकृतिक व्यक्ति और कृत्रिम व्यक्ति ही संविदा के अंतर्गत संविदा के द्वारा किसी भागीदारी फर्म की संरचना कर सकते हैं। इस परिभाषा खंड में जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है वह है भागीदारों के बीच में अनुबंध का होना। अनुबंध का अर्थ यहाँ उसी करार से है जिसे भारतीय संविदा अधिनियम में बताया गया है। यानी भागीदारी सृजन करने के लिए जो भागीदारों के मध्य में करार किया जाता है उनमें किसी भी रूप में अनुबंध का होना आवश्यक है, क्योंकि भागीदारी का निर्माण ही अनुबंध के द्वारा होता है। विशेष रूप से जब हम धारा 5 को देखें तो 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि संविदा के द्वारा ही भागीदारी का निर्माण होता है और यह किसी जो स्टेटस है या परिस्थिति है उसके कारण प्राप्ति की ओर नहीं जाता है। अर्थात यदि किसी स्टेटस के कारण किसी को कोई परिस्थिति के कारण कोई संख्या मिली है या परिस्थिति के कारण कोई बल मिला है तो वह भागीदारी का निर्माण नहीं कर सकते, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या अविभाज्य हिंदू परिवार, क्योंकि संविदा के द्वारा ही भागीदारी का निर्माण होना है। भागीदारी संविदा से उद्भूत होती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भागीदारी का निर्माण होने के लिए संविदा का होना आवश्यक है। यह तथ्य परे है कि यह संविदा लिखित रूप से की जा रही है या मौखिक रूप से, क्योंकि जो साझेदारी में संविदा तत्व या अनुबंध शब्द का प्रयोग किया गया है इसके निर्माण का आशय बिल्कुल उसी प्रकार के एक सामान्य संविदा से है जिस संविदा के निर्माण की चर्चा हम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में करते हैं। यानी कभी कभी मौखिक रूप से या पक्षकारों के आचरण द्वारा भी संविदा या अनुबंध का निर्माण हो सकता है। उदाहरण के लिए अब्दुल बनाम सेंचुरी वुड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बाद में दो भाइयों ने पिता की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार में कुछ संपत्तियों को धारण किया। उन संपत्तियों में एक मुख्य रूप से बगीचे का प्रश्न था, जहां 5,000 रुपए में उस बगीचे को बेचकर होने वाले लाभों को आपस में बांटने के पहले उन्होंने एक अलग से लकड़ी के व्यापार में लगा दिया। और उन लोगों ने भागीदारी का निर्माण करने के लिए, जहां पर उन लोगों का आपस में कोई बीच में अनुबंध नहीं किया गया था या भागीदारी के निर्माण के लिए, ऐसे में व्यापार के लाभ को आपस में बांटने का आशय रखना मात्र क्या भागीदारी का निर्माण कर सकता है? इसी प्रश्न पर न्यायालय ने विचार किया और कहा कि भागीदारी में कोई लाभ हुआ है या नहीं हुआ है और अंत में व्यापार असफल हो गया, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि क्या इस निर्धारण में भाइयों के बीच में आपस में इस प्रकार का कोई अनुबंध था, और यदि था तब क्या वे किस हैसियत से या भागीदारों की हैसियत से उत्तरदायी थे। इस बारे में व्यापार के संबंध में उन्हें उत्तरदायी माना गया। इस प्रकार जरूरी नहीं है कि किसी व्यापार को करने के लिए या किसी संविदा में जाने के लिए उस व्यापारिक संविदा को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप या लिखित रूप में ही संविदा की जाए। संविदा आचरण द्वारा भी की जा सकती है। यदि आचरण के तथ्य से स्पष्ट है कि वह आपस में भागीदारी से होने वाले लाभों को आपस में बांटने का आशय रखते थे, तो इसका मतलब वह भागीदार की ओर बढ़े हैं और उनके बीच का संबंध एक संविदात्मक संबंध समझा जाना चाहिए। विभिन्न न्यायालयों के साथ साथ राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी उपयुक्त सिद्धांत का अनुमोदन करते हुए कहा कि यदि भागीदारों के बीच में भागीदारी का कोई लिखित करार नहीं है तो भागीदारियों के आपस में संव्यवहार, वृत्तिक व्यक्ति के साथ उनके संव्यवहार, लेखों और पुस्तकों के साथ जो तत्कालिक परिस्थितियां हैं वह इस निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं कि क्या इनके बीच में कोई अनुबंध हुआ था
अथवा नहीं हुआ था। श्रीमती उषा गोपी रथराम बनाम PS रंगनाथन के बाद में न्यायालय ने निर्णित करते हुए कहा कि जब भागीदारी के अनुबंध में उल्लिखित हो कि भागीदारी की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी या उसके प्रतिनिधि भागीदार होने के हकदार होंगे, तो इसका अर्थ यह नहीं लिया जाना चाहिए कि उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि स्वयं भागीदार हो जाने चाहिए, क्योंकि उन्हें भागीदारी का समर्थन करना पड़ेगा या भागीदार होने का चयन करना पड़ेगा। एक बार जब वह इस बात का चयन कर लेंगे तभी वह भागीदार माने जाएंगे। इसी प्रकार चंद्रकांत मनीलाल शाह बनाम आयकर आयुक्त के मामले में बंबई उच्च न्यायालय के वाद को आगे बढ़ने पर अपील में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि जब संयुक्त हिंदू परिवार या उसका कोई सदस्य कर्ता के साथ भागीदारी स्थापित करने के लिए फर्म की पूंजी में अपनी व्यक्तिगत पूंजी या धन का प्रयोग करता है, तो आवश्यक नहीं है बल्कि वह अपने शारीरिक श्रम और व्यावसायिक ज्ञान का प्रयोग करके भी कर्ता के साथ साझेदार हो सकता है। इसी प्रकार मोहनलाल दौलत राम बनाम आयकर आयुक्त के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अपना मत स्पष्ट करते हुए कहा कि स्त्री किसी भी हिंदू विधि के अंतर्गत संयुक्त हिंदू परिवार की कर्ता नहीं हो सकती। अर्थात जब एक बार कर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी परिवार के कर्ता के रूप में किसी भागीदारी फर्म में भागीदार नहीं हो सकती, जबकि यदि वह ऐसा करती है तो इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगी। रसिकलाल एंड कंपनी बनाम आयकर आयुक्त के मामले में पुनः उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हिंदू परिवार, संयुक्त हिंदू परिवार प्रत्यक्ष या विवक्षित रूप से उस भागीदार द्वारा या उस कर्ता द्वारा या अन्य सदस्य के साथ भागीदारी कर सकते हैं और भागीदारी अधिनियम के अनुसार उस कर्ता का सदस्य या अन्य भागीदारियों के साथ जो उसका कर्तव्य है और उसके अधिकार हैं उसका निर्धारण किया जाना चाहिए, ना कि हिंदू विधि द्वारा। अर्थात एक बार जब कर्ता या संयुक्त हिंदू परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा जब किसी व्यक्ति द्वारा या किसी भागीदारी फर्म के साथ भागीदारी स्थापित कर ली, तो उनके मध्य जो भी संबंध स्थापित होंगे, जो भी अधिकार होंगे, जो भी कर्तव्य होंगे, उनका निर्धारण हिंदू विधि के द्वारा ना किया जाए बल्कि उसका निर्धारण संविदा अधिनियम या भागीदारी अधिनियम के द्वारा ही किया जाना चाहिए। भागीदारी फर्म स्थापित किया क्यों जाता है? भागीदारी फर्म के स्थापित करने में जब हम इसके परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि भागीदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का एक ऐसा संबंध है जो कारोबार को चलाने या कारोबार से होने वाले लाभों को आपस में अंतर करते हैं। यानी लाभ हुआ या नहीं यह महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है, या इनका आशय भले हो सकता है, लेकिन लाभ लेने के लिए किसी न किसी व्यापार का चलाया जाना अर्थात व्यापार का अस्तित्व में होना आवश्यक होता है। इसलिए जो अगला आवश्यक तत्व है वो हम देखते हैं कि कारोबार चलाने या कारोबार चलाने के उद्देश्य से ऐसे कारोबार का अस्तित्व में बने रहना, यानी किसी भी भागीदारी के सृजन के लिए आवश्यक है कि कारोबार जिससे लाभ का प्राप्त होना आशयित है वह अस्तित्व में बना रहे। जब कोई व्यापार किया जाता है तो उसमें भी भागीदारी हो सकती है। आवश्यकता सिर्फ यह है कि जहां व्यापार नहीं है वहां क्या भागीदारी होगी? इसका उत्तर नकारात्मक होगा, क्योंकि किसी भी लाभ को प्राप्त करने के लिए व्यापार या कारोबार का अस्तित्व में होना आवश्यक है। मात्र लाभ प्राप्त होना इस बात का संकेत नहीं है कि भागीदारी रही होगी, क्योंकि यह स्वामित्व या स्वामित्व जैसी प्रक्रिया में भी देखने को मिलता है। और कारोबार को अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले स्पष्ट रूप से देखा कि कारोबार के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार का व्यापार, उपजीविका और वृत्ति सम्मिलित है। चूँकि कारोबार की यह परिभाषा मात्र एक दिशा निर्देशक परिभाषा है, यह अपने आप में पूर्ण और स्पष्ट परिभाषा नहीं है, इसलिए हर कार्य जिसमें धन, परिश्रम और समय लगे, उनको इकट्ठा करना पड़े और किसी न किसी फायदे के उद्देश्य से किए जाएं, उसे हम कारोबार में समाहित कर सकते हैं। जैसे स्मिथ बनाम एंडरसन के मामले में लॉर्ड जस्टिस जेम्स ने कारोबार शब्द को परिभाषित करते हुए कहा कि इसे हमें व्यावहारिक अर्थों में लेना चाहिए। अर्थात जब हम कारोबार को
पढ़ें या कारोबार को परिभाषित करें तो हमें इस आशय में लेना चाहिए जिस आशय में सामान्य व्यापारी वर्ग इस शब्द का प्रयोग करता है। विस्तृत रूप में कारोबार शब्द का प्रयोग ऐसे कार्यों से किया जाता है जो यदि पूर्ण हो जाए या सफल हो जाए तो किसी न किसी रूप में हमें लाभ प्रदान करेंगे। जैसे दो व्यक्ति आपस में मिल करके कोई गेहूं या किसी विशेष प्रकार का अनाज खरीदते हैं और आपस में उस अनाज का विभाजन कर लेते हैं, तो क्या व्यापारी द्वारा इस प्रकार अनाज के बंटवारे से भागीदारी का सृजन हुआ? नहीं। मात्र दो भागीदारों द्वारा अनाज को खरीद के बांट लेने से व्यापारियों के बीच में भागीदारी का सृजन नहीं हुआ। हाँ, यदि उन दोनों भागीदारों द्वारा उस अनाज को समेकित रूप से इकट्ठा करने के बाद उसे बाजार में बेचा जाता और उस बाजार में बेचने के कारण जो उन्हें लाभ प्राप्त होता, उन्हें अगर वो आपस में बांटते तो शायद हम कह सकते थे कि इनके बीच में सामान्य अनुबंध के अंतर्गत भागीदारी का अनुबंध हुआ और वो आपस में व्यापारी भागीदार कहलाए। किंतु यदि मात्र इस उद्देश्य से खरीदे हैं कि उन्हें बांट लिया जाए और इस उद्देश्य से खरीदें कि व्यापार किया जाए, इन दोनों के बीच में अंतर ही हमें स्पष्ट रूप से बताएगा कि क्या कारोबार अस्तित्व में बना है कि नहीं। जब तक कारोबार का अस्तित्व नहीं होगा, किसी भी रूप में भागीदारी की संविदा का निर्माण नहीं हो सकता है। डेविस बनाम डेविस के वाद में पिता के मृत्यु के बाद उनके दो पुत्रों के बीच में 3 मकान एवं 1 कारोबार का बराबर बराबर हिस्सों में विभाजन होता है। ऐसे में वो लोग उस मकान को भाड़े या किराए पर उठा देते हैं और उससे प्राप्त धनराशि को आपस में बांटकर कारोबार की उन्नति में लगा देते हैं। यहाँ यह निर्धारण हुआ कि यह इन दोनों पुत्रों के बीच में कारोबार था और कारोबार के लिए किया गया था। लेकिन जो मकान को भाड़े में दिया गया था और उनसे होने वाला लाभ था, वह किसी भी रूप में कारोबार के अंतर्गत नहीं रखा जाता और उसे कारोबार के अंतर्गत ना रखने से वे हर परिस्थितियों में तो भागीदार थे, लेकिन मकान की परिस्थिति में वे भागीदार नहीं माने जा सकते थे, बल्कि मकान के संबंध में दोनों भाइयों को संयुक्त स्वामित्व प्राप्त होता है और वो सहस्वामी कहलाएंगे। चूंकि संयुक्त स्वामित्व अपने आप में कोई व्यापार या कारोबार नहीं है, इसलिए वे इस उद्देश्य से भागीदार नहीं हो सकते। भागीदारी के लिए जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है कि कारोबार का होना या कारोबार का चलना ही नहीं, कारोबार उस समय अस्तित्व में होना चाहिए। यानी यदि किसी कारोबार के लिए ये 2 पक्षकार या 2 भागीदार आपस में भागीदारी का सृजन या निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें भविष्य में होने वाले किसी कारोबार की वो बात करें कि भविष्य में कोई कारोबार किया जाएगा और उनसे होने वाले लाभों को आपस में बांटा जाएगा, यह एक संविदा तो हो सकती है, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति में भविष्य के कारोबार को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। और वर्तमान में यदि उन्हें आपस में भागीदार बने रहना है तो ऐसे कारोबार की बात होनी चाहिए जो अस्तित्व में हो, क्योंकि भविष्य में होने कारोबार से करार के लिए भागीदारी का निर्माण नहीं होता है। R.R. सनन बनाम रूबेन के मामले में वादी ने कुछ रुपया कानपुर म्युनिसिपैलिटी से एक सिविल इंजीनियरिंग के नाम से इस उद्देश्य से जमा किए कि उससे विद्युत उत्पादन हेतु लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा। बोर्ड ने इस प्रकार का जो लाइसेंस था वह देने से इनकार कर दिया और वह रुपया सिविल इंजीनियरिंग द्वारा उस कंपनी को वापस कर दिया गया। वादी ने जब रुपया मांगा तो रुपया मांगे जाने पर दूसरे भागीदार ने कहा कि भागीदारी सभी दायित्वों का निपटारा होने के बाद किया जाएगा। न्यायालय ने इस मामले में निर्णय दिया कि उनके मध्य कभी भी भागीदारी का निर्माण हुआ ही नहीं था, क्योंकि यदि किसी कारोबार जो कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में किया जाना चाहिए, जिससे चलाने के लिए वो अनुबंध करते हैं या जिसके लिए उन्होंने निविदा प्राप्त की, तो वह निविदा स्वीकार होनी चाहिए। ऐसी निविदा जो स्वीकार ही नहीं की गई, उसके लिए होने वाले लाभों को या आपस में लाभों को बांटने संबंधित कोई कारोबार नहीं हो सकता, क्योंकि भागीदारी के लिए आवश्यक है कि कारोबार अस्तित्व में बना रहे। भागीदारी के निर्माण के लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि वह कारोबार चलता रहे
अस्तित्व में रहना और उसका चलना दो अलग अलग बातें हैं। कारोबार को चलने के लिए कारोबार का अस्तित्व में बना रहना आवश्यक है। यदि अस्तित्व में कोई कारोबार बना हुआ है और उससे कोई लाभ प्राप्त हो रहा है तो आपस में बांट लेने पर एक दूसरे के लिए वो भागीदार समझे जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक विशिष्ट समव्यवहार के लिए भी भागीदारी बनाई जा सकती है। इसकी चर्चा अधिनियम के अंतर्गत धारा 18 में भी की गई है। मान लीजिए कि दो व्यक्ति जो अधिवक्ता हैं किसी विशिष्ट मुकदमे के संबंध में भागीदारी का निर्माण करते हैं, या मान लीजिए कि कोई चिकित्सक है जो किसी विशेष सर्जरी या चिकित्सीय कार्य में आपस में करार करते हैं कि उस चिकित्सीय पद्धति से होने वाले लाभ को आपस में बांटेंगे। तो चूंकि वह आपस में भागीदार नहीं है लेकिन एक विशिष्ट समव्यवहार या विशिष्ट कार्य के लिए आपस में इस बात पर सहमत हुए कि इस कार्य से होने वाले लाभ को आपस में बांटेंगे, तो ऐसी स्थिति में वे भी भागीदार का निर्माण करेंगे और भागीदारी कही जाएगी। और इसमें जो बताने योग्य स्पष्ट शब्द है वह यह कि जरूरी नहीं है कि कारोबार हमेशा चलता रहे, कारोबार अस्तित्व में रहे, यही महत्वपूर्ण है। एक बार अस्तित्व में आने के बाद उसके लाभों को बांट लिया जाए तो उस लाभ के लिए वो आपस में भागीदार होंगे। और मान लीजिए उसके बाद वह समव्यवहार आगे नहीं बढ़ा और वह रुक जाता है तो चले या ना चलने के कारण पुरानी भागीदारी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस समव्यवहार के लिए वो आपस में भागीदार कहलाएंगे और आगे के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि यदि वह कारोबार अस्तित्व में रहकर चलता है तो भागीदार उनके बीच में भागीदारी जैसी संबंधी अधिकार उत्पन्न होंगे। यानी किसी भी प्रकार के कारोबार का होना भागीदारी निर्माण के लिए यथेष्ट है। इसका आशय यह नहीं है कि भागीदारी का निर्माण किसी अवैध कार्य को चलाने के लिए किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविदा अधिनियम के भी प्रावधान इस पर लागू होंगे और संविदा के लिए यह आवश्यक होती है कि संविदा जब भी की जाए, विशेष रूप से यदि हम धारा 23 की तरफ जाएं तो स्पष्ट है कि कोई भी संविदा ऐसी संविदा होगी जो अवैध नहीं है, शून्य नहीं है या इस प्रकार की नहीं है कि विधि के उपबंधों को विफल कर दे, विधि द्वारा निषिद्ध नहीं है, ना ही ऐसी संविदा है जो किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई है। और साथ ही साथ कोई ऐसी संविदा जिसे न्यायालय अनैतिक या लोकहित के विपरीत समझता है तो इस प्रकार की भी किसी व्यापार या कारोबार को नहीं चलाया जा सकता। लोकहित या लोकनीति को यद्यपि विभिन्न परिभाषाओं में परिभाषित किया गया है। विशेष रूप से महादेव प्रसाद बनाम घेरूलाल के वाद में दो पक्षकारों के बीच में यह निर्णय हुआ कि वह ऐसे समव्यवहार से लाभ कमाएंगे जो दो व्यापारों के बीच में डिफरेंसेस या उनके बीच में, जिसे हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि व्यापार में यदि कोई ऊंच नीच होगी, कोई लाभ हानि होता है तो उसमें कमीशन के रूप में जो पैसा होगा उसको वो आपस में बांटने का करार करेंगे। न्यायालय ने इसे कारोबार नहीं माना क्योंकि विभिन्न प्रकार के व्यापारों के बीच में ऊंच नीच होने पर जो उससे लाभ हानि है वह वेजरिंग की परिभाषा में यानी धारा 30 संविदा अधिनियम के अंतर्गत आएगी और वेजरिंग का करार शून्य करार होता है। इसलिए इस प्रकार का कोई भी करार किसी भी व्यापार को रूप में लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाए तो वह भागीदारी की परिभाषा में नहीं आएगा, क्योंकि हम ऐसे कारोबार को शामिल नहीं कर सकते जिसे न्यायालय लोकहित के विपरीत मानती है या भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 के उल्लंघन में किया गया है। इसी प्रकार कमनप्पा नदार बनाम कन्युप्पा नदार के वाद में ऐसे व्यापार से होने वाले लाभ को आपस में बांटने का करार किया गया था जो मोटर व्हीकल अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। तो ऐसे में किसी विधि को प्रतिसिद्ध या निषिद्ध करने वाली या विधि के प्रावधानों के विपरीत जाने वाले कारोबार को यदि किया जाएगा तो वह शून्य होगा और इसे किसी भी रूप में भागीदारी के अंतर्गत हम कारोबार में नहीं रख सकते। और अंतिम जो इसके तत्व हैं उनमें जिस तत्व की सर्वाधिक चर्चा की जाती है वह ये कि लाभों को आपस में बांटा जाना चाहिए और जो लाभ बांटने के लिए या व्यापार को चलाने के लिए भागीदार हैं वो आपस में सभी मिलकर काम करें या कोई एक व्यक्ति सभी के लिए काम करे।
तो ऐसे में लाभों को हिस्से में प्राप्त करने या लाभ के हिस्से को प्राप्त करने का क्या उद्देश्य है या इसका क्या अर्थ है। भागीदारी का एक जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है कि जब भी भागीदारी की व्यवस्था की जाएगी या भागीदारी की जाएगी तो भागीदारी को करने का जो आशय है कि जब व्यापार चलाया जाएगा तो उससे होने वाले लाभों को वो आपस में बांट लेंगे, यानी लाभों को बांटने का उद्देश्य ही व्यापार करने का कारण हो सकता है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि लाभों को बांटने का अर्थ क्या हानियों को स्वीकार करना नहीं है, ऐसा नहीं है। जब भी हम लाभों को आपस में बांटने का करार करते हैं तो इसमें स्वतः शामिल होता है कि कारोबार में यदि कोई हानि हुई है तो उसका भी हम आपस में बंटवारा करेंगे। भागीदारी शब्द ही भाग या पार्ट शब्द से ली गई है, जिसका अर्थ है कि अपने अपने हिस्से यानी अपने निवेश के द्वारा जब संयुक्त रूप से कारोबार चले तो अपने हिस्से के अनुरूप उससे होने वाले लाभ को प्राप्त करने का अधिकार, यानी लाभों का विभाजन करना भागीदारी बनाने के लिए आवश्यक होता है। लेकिन एक विधिक मान्यता है कि जब भागीदारियों ने पूंजी को लगाया हो, एक व्यक्ति क्या बिना पूंजी लगाए भी व्यापार में लाभ प्राप्त कर सकता है या लाभ पा सकता है। लाभ शब्द की परिभाषा इस अधिनियम में कहीं परिभाषित नहीं की गई है, लेकिन इसका तात्पर्य मात्र इतना है कि जब कोई व्यापार किया जाता है तो उसमें जो भी लागत लगती है उस लागत को निकालने के पश्चात यदि कोई धन प्राप्त हुआ तो हम उसे लाभ के रूप में मान सकते हैं। यानी शुद्ध लाभ किसी निवेश करने के बाद कारोबार में लगा हुआ श्रम, पूंजी और उसमें जो भी खर्चे हैं उनको घटाने के बाद जो हमें व्यक्तिगत या विशिष्ट रूप से शुद्ध रूप से प्राप्त होगा, हम उन्हें लाभ के रूप में रख सकते हैं। इसलिए भागीदारी निर्माण के लिए कारोबार से प्राप्त होने वाले शुद्ध लाभों को आपस में बांटने का अधिकार सभी को है, चाहे एक व्यक्ति ने पूंजी के रूप में ही धन लगाया हो या एक व्यक्ति ने श्रम के रूप में कार्य किया हो। आवश्यक यह नहीं है कि भागीदारों के मध्य में हानि बांटने का भी कोई करार किया गया हो, क्योंकि हम लोगों ने चर्चा किया कि जब भी लाभ बांटने का करार होगा हानि अपने आप उसमें शामिल समझी जाएगी। यानी एक व्यक्ति जो साझेदार के रूप में लाभों को बांटता है, हानियों को नहीं, भागीदारी में उसके अनुपस्थिति का प्रमाण नहीं है। यानी हानि किसी भी व्यक्ति द्वारा उठाई जा सकती है, किंतु कोई भी व्यक्ति भागीदार नहीं हो सकता जब तक कि उसने कारोबार से प्राप्त होने वाले लाभों को बांटने का उपबंध नहीं रखा हो। और इस प्रकार भागीदारी के आवश्यक तत्वों में जो अंतिम तत्व है वह है पारस्परिक अभिकरण। यानी भागीदारी का कारोबार सभी व्यक्तियों द्वारा, सभी भागीदारों द्वारा किसी भी रूप में या किसी न किसी रूप में एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के कार्य के लिए किया जाना चाहिए। भागीदारी में यह आवश्यक नहीं है कि कारोबार के संचालन में सभी व्यक्ति सक्रिय रूप से कोई ना कोई जिम्मेदारी उठाएं, क्योंकि सभी व्यक्ति सक्रिय रूप से कार्य नहीं भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि एक दूसरे के प्रति जो विधिक उत्तरदायित्व होगा वह सबका समान होगा। भागीदारी में कारोबार के संचालन में सभी व्यक्तियों के बीच भागीदारों द्वारा कारोबार के संचालन में कार्य करना ही काफ़ी है, और जब कारोबार के संचालन में कोई व्यक्ति शामिल होता है तो इसलिए वह उस भागीदार के अनुरूप स्वामी भी है, अभिकर्ता है। चूँकि वह भागीदारी में शामिल है, कारोबार के संचालन में शामिल है, तो वह उस भागीदारी फर्म में संपत्तियों के संदर्भ में स्वामी है, लेकिन वह सिर्फ अपने लिए नहीं कार्य कर रहा है, उस भागीदारी के लिए कार्य कर रहा है जिसमें एक से अधिक व्यक्ति शामिल हैं। तो ऐसे में उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य भागीदारी में शामिल अन्य भागीदारियों के अभिकर्ता के रूप में या फर्म के अभिकर्ता के रूप में समझा जाएगा। इसलिए यहाँ पर जिस शब्द का प्रयोग है वह है पारस्परिक अभिकरण, यानी एक दूसरे के बीच का जो संबंध है वह अभिकरण का संबंध है, जहाँ वह व्यक्ति स्वामी भी है और अभिकर्ता भी है। अर्थात स्वामी इसलिए क्योंकि उसने भागीदारी के कारोबार को अपने लिए किया है, और अभिकर्ता इसलिए क्योंकि वह साथ ही साथ अन्य भागीदारियों या भागीदारों के लिए भी
कार्य करता है, इस प्रकार प्रत्येक भागीदार स्वामी और अभिकर्ता दोनों ही होता है और उसकी हैसियत भागीदार के रूप में दोहरी हैसियत होती है, जहां वह स्वामी और अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। और इसी दोहरी हैसियत होने के कारण इसे हम पारस्परिक अभिकरण के नाम से भी जानते हैं। पारस्परिक अभिकरण के संबंध में बहुत सारे वाद देखने को मिलते हैं और बहुत सारे न्यायिक निर्णय आज हमारे पास हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय जो इस अधिनियम के लिए एक नींव के पत्थर के समान कार्य करती है, वह है कॉक्स बनाम हिकमैन। कॉक्स बनाम हिकमैन का एक महत्वपूर्ण वाद है, जिसमें स्मिथ यानी बेंजामिन स्मिथ और मिस स्मिथ एक भागीदारी फर्म में, जिसका नाम स्मिथ एंड सन्स था, लोहे का व्यवसाय करते थे। फर्म ने 1849 में कुछ लोगों से ऋण लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण फर्म को अपने ऋणदाताओं से समझौता करना पड़ा और उनमें से 5 ऋणदाता जो न्यासधारी भी कहलाए और न्यासधारी के रूप में उस फर्म की मैनेज या प्रबंध करने का कार्य करने लगे और उन न्यासधारियों को फर्म का कारोबार सौंप दिया गया और कहा गया कि जब वो फर्म का कारोबार चलाएंगे तो फर्म के लाभों से अपने ऋणों का संदाय करेंगे और धीरे धीरे जब पूर्ण रूप से ऋणों का संदाय हो जाएगा तो वह फर्म वापस कर दिया जाएगा। और इन्हीं 5 न्यासधारियों में एक न्यासधारी कॉक्स नाम का भी शामिल था। कभी भी उसने न्यासधारी रूप से कार्य नहीं किया और समझौता होने के 6 हफ्ते के बाद उसने उस पद को त्याग दिया। शेष 3 न्यासधारियों द्वारा व्यापार चलाया जा रहा था। इन लोगों ने व्यापार के उद्देश्य से कुछ कोयला हिकमैन से क्रय किया। न्यासधारियों में से एक न्यासधारी हेवुड ने मूल्य का भुगतान करने के प्रयोजन से हिकमैन द्वारा जारी किया गया एक विनिमय पत्र स्वीकार किया, लेकिन मूल्य का भुगतान नहीं किया। हिकमैन ने मूल्य से वसूलने के वाद को चलाया, जिसमें कॉक्स और व्रिट को भी शामिल किया गया और वास्तविक अनुबंध में वे पक्षकार नहीं थे। यहाँ प्रश्न था कि क्या कॉक्स मूल्य का भुगतान करने के लिए बाध्य है? क्या विनिमय पत्र जिसे हेविड ने स्वीकार था कॉक्स पर बंधनकारी है? न्यायमूर्ति क्रेनवर्थ ने कहा कि हाउस ऑफ लॉर्ड ने जो निर्णय दिया है उसमें कॉक्स और अन्य न्यासधारियों के द्वारा स्वीकार किए गए विनिमय पत्र से यह बाध्य नहीं थे, अतः मूल्य का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी नहीं थे। सभी ऋणदाता फर्म में जो लेने वाले हिस्से थे उसे मात्र ऋण की अदायगी के रूप में स्वीकार कर रहे थे, ना कि वह स्वयं उस कारोबार को चला रहे थे। क्योंकि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह यह कि भागीदारी कारोबार में लाभ के हिस्सों को बांटना, जहां वह एक दूसरे के लिए अभिकर्ता और स्वामी की हैसियत से कार्य करें, और इसको निश्चित करने के लिए जो वास्तविक परीक्षण है वह यह कि अन्य व्यक्ति जो व्यापार करते हैं अथवा अन्य व्यक्तियों के मध्य जो संबंध है क्या वह मालिक और अभिकर्ता का है या नहीं, और इसी परीक्षण से ज्ञात होगा कि उनके बीच भागीदारी है या नहीं। इसलिए यदि हम सारांश रूप से समझने की कोशिश करें तो हम समझ सकते हैं कि भागीदारी 2 या 2 से व्यक्तियों के अधिक बीच ऐसा संबंध है जिनमें एक संविदात्मक संबंध होता है, जिसमें वो एक कारोबार चलाने के लिए राजी होते हैं। उस कारोबार से प्राप्त होने वाले लाभों को बांटने का उनका आशय होता है और सभी व्यक्ति एक दूसरे के लिए अभिकर्ता और स्वामी की सामान्य हैसियत से कार्य कर रहे होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम एकाकी व्यापार से पार्टनरशिप या साझेदारी की ओर बढ़ते हैं तो उससे व्यक्तिगत रूप और संयुक्त रूप से भागीदार को बहुत सारे लाभ होते हैं और यह व्यापार का उत्तम तरीका होता है। लेकिन यहाँ यह भी ध्यान में रखना होगा कि किसी भी रूप में यही एक सर्वोत्तम तरीका है, यह नहीं कहा जा सकता। विभिन्न गुण होने के साथ साथ इस भागीदारी व्यवस्था में भी कुछ दोष हैं, जिसे कुछ दोषों में जो सबसे महत्वपूर्ण कि इसमें इसका जो अस्तित्व होता है वह अनिश्चित होता है, क्योंकि यह अल्पकालीन होते हैं। यदि मान लीजिए साझेदारों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो ऐसे में या दिवालिया होने की स्थिति में घाटे में फर्म चली गई तो वह समाप्त हो सकती है। और दूसरा, मतभेद या विवाद होने पर, मतभेद और विवाद होने की परिस्थिति में भी
यदि पारस्परिक समव्यवहार या सद्भाव कम हो गया तो फर्म चलाना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में यह अवस्था आ जाती है कि फर्म को समाप्त कर दिया जाए। और इन सभी में जो सबसे महत्वपूर्ण दोष किसी भागीदारी व्यवस्था का होता है वह है असीमित दायित्व। प्रत्येक साझेदारों के बीच में जो दायित्व होता है वह असीमित होता है, इसलिए वे कोई भी जोखिमपूर्ण कार्य करने से कतराते हैं, क्योंकि हानि की दशा में उनकी व्यक्तिगत संपत्ति के साथ भी उसको रूप में कार्य में लाया जा सकता है, जबकि कंपनी की दशा में ऐसा नहीं होता। और शायद यही कारण था कि हम भागीदारी से कंपनी की ओर गए। इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमने भागीदारी की परिभाषा, इसके आवश्यक तत्वों की चर्चा की। धन्यवाद। Understanding oneself, understanding others, understanding society at large, understanding the nature, these are all driven by basic human curiosity. We would all love to understand why things happen, what happens, what is the final outcome, why certain things fail. These are all exercises that we perform in various domains of knowledge. Therefore, knowledge in various domains, you would realize they are actually social artifacts. They have to be rooted into historical perspective, they have to be culturally salient, and there would be socio-political reasons behind this. Whether you talk with respect to engineering sciences, whether you talk with respect to physical sciences, biological sciences, social sciences, that is the reason why humanities and social sciences should be understood by all of us. The knowledge that is segregated, that is divided with respect to areas, specializations, all of them needs to be understood in its context. And what provides the context? It is the social reality. How do you correlate knowledge in a given domain with the cultural reality, with the social reality, with the socio-political compulsions? Okay, how do you understand the law of nature, okay, in its totality? And for doing that, you require the understanding of humanities and social sciences. Say for instance, if you are trying to understand the effect of a particular bacteria, a virus, any microbe, how it affects behavior, how it affects the organism, human being, you start looking at it from a pure biological point of view. If you are trying to look at a particular type of a wavelength, say for example, you are emphasizing on the understanding of the effect of radiation on human life, you are looking at things from a physical point of view. You are looking at the corresponding changes inside the body, you are looking at the physiological side of the understanding of the information. You are trying to understand why, despite knowing the risk that is inbuilt in the process, why still human beings engage into it. You are looking at it from a pure behavioral point of view. Why society at large admire things which has full of risk. You are trying to understand things from a pure sociological point of view. Why people use particular set of words to explain those experiences. You are trying to understand things from the linguistic point of view. So, there are whole lot of things, and then finally you try to combine all of them to say that what are the guiding principles in life. Then you say you are looking at life, you are looking at humanity from a pure philosophical point of view. And this is what social sciences courses provide you. They provide the context to you in which you would be finally positioning the understanding of the knowledge in any given domain. It could be engineering, it could be sciences, it could be medical sciences, it could be social sciences stuff, it could be humanities stuff. So, contextualizing the knowledge is what humanities social science courses help you obtain.